अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। भारत के खिलाफ मैदानी जंग में फतह समेटने के बाद पाकिस्तान खित्ते में एक अहम मुल्क के तौर पर उभर कर सामने आया है। यही वजह है कि सफारती मैदान पर पाकिस्तान की कामयाबियां समेटने का सिलसिला भी जारी है और ऐसे में पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान हालिया तय पाने वाला स्ट्रेटेजिक बाहमी दिफाई मुआहिदा न सिर्फ दोनों ममालिक के ताल्लुकात में एक नए दौर की शुरुआत है, बल्कि सऊदी अरब का पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों पर भरपूर एतमाद का मज़हर भी है। यही वजह थी कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सऊदी फ़ज़ाई हुदूद में दाखिल होते ही सऊदी एयरफोर्स के F-15 तैयारों की जानिब से उनका भरपूर तरीके से इस्तकबाल किया गया। माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर के नज़दीक ये गैर मामूली प्रोटोकॉल सऊदी हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान से बरादराना ताल्लुकात, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सफारती हिकमत अमली और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की आलमी सतह पर पजीराई का मज़हर है और ऐसा तारीखी प्रोटोकॉल पहले किसी भी वज़ीर आज़म को नहीं मिला। दर हकीकत भारत से जंग में फतह समेटने के बाद दुनिया ये समझ चुकी है कि पाकिस्तान अपने दिफा की भरपूर सलाहियत रखता है, इसीलिए उसने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन का गुरूर भी खाक में मिलाया है। इसके अलावा पाकिस्तान की खित्ते में अहमियत बढ़ने की एक और बुनियादी वजह खित्ते में तेज़ी से बदलती हुई सूरत हाल भी है। ख़ास तौर पर इसराइल, जो कभी यमन, कभी फ़लस्तीन, कभी ईरान तो कभी कतर की सालमियत पर हमला करता है। यही वजह है कि अरब ममालिक इस बात की ज़रूरत बड़ी शिद्दत से महसूस कर रहे हैं कि उन्हें एक मजबूत दिफा की ज़रूरत है। ज़ाहिर है सऊदी अरब भी अपने दिफा के हवाले से संजीदगी से सोच रहा था और ये सोच इसलिए भी गहरी हुई क्योंकि अमरीका कतर के दिफा में नाकाम रहा और यही वजह है कि सऊदी अरब का अमरीका से एतबार उठ गया। अब इसीलिए सऊदी अरब ने अपनी दिफाई सलाहियतों को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए पाकिस्तान से अस्करी और दिफाई मुआहिदे किए और राना सनाउल्लाह भी इस मुआहिदे को इसी पैराए में देख रहे हैं। राना सना के कतर पर इजरायली हमले के तनाजुर में सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान मुआहिदा हुआ है। अब सऊदी अरब के पाकिस्तान पर एतमाद के नतीजे में ये स्ट्रेटेजिक बाहमी मुआहिदा तय हुआ है। इस मुआहिदे के नकात को देखा जाए तो मुआहिदे के तहत दोनों बरादर ममालिक के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकत दारी की गहराई और दिफाई ताउन को मज़ीद मजबूत किया जाएगा। मुआहिदे के तहत पाकिस्तान अब हरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ में सऊदी अरब का साथी बन गया है और इसके साथ साथ पाकिस्तान मुक़द्दस मकामात के दिफा और सऊदी अरब के साथ खड़ा होगा और दोनों ममालिक भरपूर ताकत के साथ जवाब देंगे। मौजूदा और मुतवक्के ख़तरात और चैलेंजेस के तनाजुर में यह मुआहिदा दिफा को मजबूत बनाने और दोनों ममालिक की दिफाई सलाहियतों की तैयारी और इंज़माम को बढ़ाएगा ताकि दोनों ममालिक की सलामती और इलाकाई सालमियत को लाहक किसी भी ख़तरे का मुकाबला किया जा सके। इस मुआहिदे की शिकों के तहत किसी भी मुल्क पर बैरूनी मुसल्लह हमला दोनों ममालिक पर हमला तसव्वुर होगा, जबकि जारहियत की सूरत में दोनों ममालिक दुश्मन को मुश्तरका तौर पर भरपूर जवाब देंगे। मुआहिदे के तहत मुश्तरका दिफा की सूरत में दोनों ममालिक किसी भी खतरे को मिलकर देखेंगे और एक मुल्क की ताकत को दूसरे मुल्क के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अब इस मुआहिदे को देखें तो अगर सऊदी अरब की खुद मुख्तारी पर हमला होता है तो पाकिस्तान इसका भरपूर दिफा करेगा, लेकिन अगर पाकिस्तान पर हमला होता है तो जाहिर है इस हवाले से सऊदी अरब पाकिस्तान की मदद कर सकता है और तेल भी सस्ता दे सकता है। इस मुआहिदे के पस मंज़र को देखा तो वाज़ेह होता है कि मशरिक़ वस्ता और जनूबी एशिया में बदलते हुए हालात ने इस मुआहिदे को लाजमी बना दिया था। सऊदी अरब हालिया बरसों में खित्ते में अपनी अस्करी हैसियत को मजबूत बनाने के लिए इत्तेहादी तलाश करने में मसरूफ़ रहा है। दूसरी जानिब पाकिस्तान एक एटमी ताकत है और एक मजबूत फौजी ढांचा रखता है जो सऊदी अरब के लिए कुदरती तौर पर एक काबिल एतमाद पार्टनर है। यूँ ये मुआहिदा दोनों की इज्तिमाई ज़रूरतों का नतीजा है। अब देखा जाए तो पाकिस्तान के लिए यह मुआहिदा कई हवालों से फ़ायदेमंद है। सबसे पहले तो ये मुआहिदा इसके दिफाई ताल्लुकात में वसअत पैदा करेगा। पाकिस्तान की फ़ौजी सनत, ट्रेनिंग के मौके और अस्करी सलाहियतें सऊदी अरब के साथ शेयर करने से उसे ना सिर्फ माशी फ़ायदा हासिल होगा बल्कि आलमी सतह पर उसकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में भी इजाफा होगा। फिर सऊदी अरब की सरमायाकारी और माली ताउन पाकिस्तान के माशी इस्तेहकाम के लिए एक कीमती सहारा है। इस तनाजुर में यह मुआहिदा पाकिस्तान को दिफाई और माशी दोनों महाजों पर मजबूत करने में मददगार साबित हो सकता है। सऊदी अरब के लिए भी ये मुआहिदा गैर मामूली अहमियत रखता है। खित्ते में मौजूद कशीदगी के दरमियान सऊदी अरब को एक ऐसे इत्तेहादी की ज़रूरत है जो अस्करी मैदान में तजर्बाकार और काबिल एतमाद हो। पाकिस्तान की फौजी महारत और एटमी ताकत सऊदी अरब के लिए तहफ़्फ़ुज़ और एतमाद की अलामत है। इस मुआहिदे के नतीजे में सऊदी अरब अपने दिफाई उमूर में मज़ीद एतमाद महसूस करेगा और खित्ते में ताकत के तवाज़ुन में अपनी पोजीशन बेहतर कर सकेगा। दूसरी जानिब खित्ते की सियासत पर इस मुआहिदे के मस्बत असरात होंगे। जैसा कि मशरिक़ वस्ता पहले ही मुख्तलिफ अस्करी इत्तेहादों और तनाज़ात का मरकज़ है, ऐसे में इस नए मुआहिदे से खित्ते में नए ब्लॉक्स बनने के इम्कानात बढ़ सकते हैं। भारत भी अब इस पेशरफ्त को गौर से देख रहा है क्योंकि पाकिस्तान के बढ़ते हुए दिफाई ताल्लुकात इसके लिए तशवीश का बायस बन सकते हैं और आने वाले वक्त में भारत के लिए और भी मुश्किल हो जाएगा कि वो इसके खिलाफ फिर से कोई मिस एडवेंचर करे। गो कि भारत अब भी ये दावा कर रहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ उसका नाम निहाद ऑपरेशन सिंदूर जारी है। ऐसे में अगर भारत पाकिस्तान के खिलाफ कोई मुहिम जुई करता है तो सऊदी अरब भारत के खिलाफ सरगर्म हो जाएगा। ताब
हर लिहाज से ये स्ट्रेटेजिक माहिदा बड़ा अहम समझा जा रहा है। इस वक्त इंटरनेशनल रिलेशंस एक्सपर्ट डॉक्टर शाजिया ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन जो स्ट्रेटेजिक माहिदा हुआ है, जिस वक्त में हुआ है, ये कितना इंपॉर्टेंट है और क्या हम ये कह सकते हैं कि ये स्ट्रेटेजिक माहिदा या शराकतदारी एक नए दौर का आगाज है, ये इट्स अ बिगिनिंग ऑफ अ न्यू चैप्टर? आप एक लिहाज से ये कह सकते हैं कि इट्स अ बिगनिंग ऑफ द न्यू चैप्टर, लेकिन हम अगर हिस्ट्री देखें तो इससे पहले भी ऐसा हो चुका है। हमारी 2 डिवीजन्स जो हैं वो डिप्लॉयड रही हैं सऊदी अरेबिया में ज़िया दौर में, तो ये इसका प्रेसिडेंट तो ऑलरेडी सेट है। लेकिन ये नया चैप्टर किस लिए है? ये अब ब्रॉडर रीजनल पर्सपेक्टिव में बिल्कुल एक नया चैप्टर है, क्योंकि अब सूरत हाल वो नहीं है। अब पाकिस्तान जब अपने आप को ये मनवा चुका है कि वो इस रीजन का सिक्योरिटी स्टेबलाइजर है, तो अब डिफरेंट कंट्रीज ने उसकी तरफ देखना शुरू कर दिया है एज अ सिक्योरिटी प्रोवाइडर, और बहुत होलिस्टिक सिक्योरिटी प्रोवाइडर, नॉट इन द टर्म ऑफ 1 और 2 ब्रिगेड्स और डिवीजन्स। तो यहाँ तो बात ये तय पाई है कि एक मुल्क की सॉवरेनिटी पे अटैक जो है वो ऑटोमेटिकली इट मीन्स बाय कि दोनों पे अटैक हो गया है। तो इस लिहाज से तो आप बिल्कुल सही तरफ इशारा कर रहे हैं कि एक नए चैप्टर का आगाज़ है, और इसकी बहुत ज़्यादा रीजनल इम्प्लीकेशंस भी होंगी, क्योंकि अब हालात जो हैं वो नहीं हैं, और गल्फ़ कंट्रीज़ ख़ास तौर पे जिन्होंने अपनी सिक्योरिटी आउटसोर्स की हुई है, और रिसेंट जो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट उनके साथ हुआ है, तो उसमें उनकी स्केप्टिसिज्म तो बनती है कि जहां हमने अपनी सिक्योरिटी आउटसोर्स की हुई है, जो हमारे एलाइज हैं वेस्टर्न कंट्रीज़, वो हमारे वर्स्ट एनिमी के भी एलाय हैं, तो यहाँ सिचुएशन तो बहुत ख़राब हो जाती है। आपको अपने लोगों के लिए, अपनी पॉपुलेशन के लिए, और फिर डोमेस्टिक कंजम्पशन और अपनी स्टेबिलिटी जो गवर्नमेंटल स्टेबिलिटी है, उसके लिए भी किसी ना किसी सिक्योरिटी अम्ब्रेला और अपरेटस की आपको ज़रूरत होती है। और अगर हम कतर का देखें तो सबसे बड़ी जो मिलिट्री बेस है यूएस की, वो वहाँ पे है, उनके स्ट्रेटेजिक और डिफेंस मुआहदे भी हैं। और डॉक्टर साहब, in that case message is very loud and clear for US as well. बिल्कुल, ये मुलाकात भी होगी। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो हैं, हमारी ये जो सिविल मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, एक बहुत अच्छे तरीके से डिप्लोमेटिकली जो है वो हमारी जो डिप्लोमेसी है उसको देख रही है। तो उसमें हमने कैसे नेविगेट करना है, हम दोस्त बनाने निकले हुए हैं, दुश्मन हमें नहीं चाहिए, हम बनाना भी नहीं चाहते हैं। तो यकीनन यही बात होगी, और इसमें कंसेंट शामिल होगा बाकी जो एलाइज हैं, बाकी जो वेस्टर्न पावर्स हैं, कि अगर सऊदी अरेबिया एज अ सॉवरेन कंट्री अगर अपनी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के बारे में उसकी कुछ रिजर्वेशंस हैं, तो उसके पास पूरा हक है कि वो अपने लिए जो है वो उसका कोई और प्लान भी बहरहाल शामिल हो। और मुझे लगता है कि ये चीज़ अब आगे जाएगी, और ये यूएई और बाकी गल्फ़ के कंट्रीज़ भी इसी किस्म की अरेंजमेंट में आएंगे। लेकिन इसमें प्रोग्रेस ये है कि आप देखें, हमारे ही जो न्यू लिबरल्स और सोडो न्यू कंजर्वेटिव थे या ग्लोबलिस्ट थे, वो किसी ज़माने में कहा करते थे कि हमें क्या ज़रूरत है अपनी जो है वो मिलिट्री आर्सनल की, और हम क्या करेंगे अपनी एटॉमिक एनर्जी का, और हमें क्यों न्यूक्लियर पावर बनना है। तो ख़ास तौर पे गज़ा जेनोसाइड ने जहाँ बहुत से क्लीशे तोड़े हैं, जहाँ पूरा ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन और वेस्टर्न सिविलाइजेशन की जो फाउंडेशन है उसको हिला के रख दिया है, वहाँ लोगों के मुगालते भी ठीक कर दिए हैं कि आप ये समझते हैं कि शायद हम पता नहीं कितने मिलेनियर्स के बाद जो हैं वो एक सिविलाइज्ड दुनिया में शामिल हो चुके हैं 21वीं सदी में। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि गज़ा जेनोसाइड ने बताया है कि हम शायद अभी सिविलाइजेशन के फुटस्टेप पे भी नहीं है, अभी भी हम हंटर गैदरर्स के दौर में ही गुजर रहे हैं। तो जहाँ राइट और माइट की बात है, तो आज हमारी डिटरेंस और फिर उस डिटरेंस की जो एग्जीबिशन है टुवर्ड जो प्रोवोकेशन हम पे हुई थी फ्रॉम इंडिया, उसके जवाब में जो उसको एग्जिबिट हमने किया, तो फिर वो डेफिनेटली ये चीज़ सामने आई कि ना सिर्फ ये कि हमारे पास कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है और पॉलिटिकल विल भी है। ठीक, और पूरी दुनिया उसको एक्नॉलेज भी कर रही है। डॉक्टर साहब, आप खित्ते की सियासी सूरत हाल बड़ी तेज़ी से तब्दील होती हुई नज़र आ रही है। क्या ये कहा जा सकता है कि देयर इज़ अ न्यू ब्लॉक विच इज़ शेपिंग इन, कोई नया एक ब्लॉक है, नया इत्तेहाद है, नए एलाइज बन रहे हैं? आप जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं ये बहुत ज़्यादा डिस्कशन में है, और ये डिस्कशन पॉइंट में मेरा ख्याल है कोई पहला या दूसरा पॉइंट होगा। लेकिन अगर आप इसके डीप एनालिसिस की तरफ जाएं तो दुनिया ब्लॉक फॉर्मेशन से बाहर निकल रही है, और दुनिया ग्लोबल साउथ और नॉर्थ के दरमियान जो है वो डिसाइड कर रही है कि अब हमने
जो है वो दो वर्ल्ड ऑर्डर्स जो हैं उनमें से किसी एक को चूज करना है। एक हमारे पास ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड वर्ल्ड ऑर्डर है जो कि हमें वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस ने और वेस्ट ने दिया है आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो उसमें हमारे सारे इंस्टीट्यूशंस IMF से लेकर ICC और यूनाइटेड नेशंस और जितने भी मॉनिटरिंग के और सिक्योरिटी अरेंजमेंट हैं तो वो एब्सोल्यूट सिक्योरिटी की बात करते हैं, जीरो सिक्योरिटी की बात करते हैं कि वेस्ट सेंटर में है और दुनिया जहान जो है उसके इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है, तो ये यूनिपोलैरिटी है। सो नाउ द फाइट इज बिटवीन यूनिपोलैरिटी एंड मल्टीपोलैरिटी। तो मल्टीपोलैरिटी जो है वो प्रपोज कर रहे हैं द कॉम्बिनेशन ऑफ चाइना एंड रशिया, और वो ये कह रहे हैं कि नहीं, हमें एक नए जो है वो रूल बेस्ड ऑर्डर की ज़रूरत है जिसमें इंक्लूसिव हों ऑल गवर्नमेंट्स, जिसमें कोई एक जो है वो एक्सक्लूसिविटी नहीं हो कि अगर आप वेस्टर्न सिविलाइजेशन है एंड दैट गिव यू द एज टू बी द सुपीरियर, तो वो आपको आपके पास नहीं होना चाहिए। फिर सिविलाइजेशंस जो है दुनिया में बहुत पुरानी, वेस्ट से बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है, तो उनके ऊपर बम्बार्डमेंट आप इस वजह से नहीं कर सकते कि वहाँ पे खवातीन जो हैं वो इस तरह से हैं और ह्यूमन राइट इस तरह से हैं, या LGBTQ जो है वहाँ पे सेफ नहीं है। तो हर जगह की अपनी सिविलाइजेशन होगी वगैरह वगैरह। तो अब ये दो वर्ल्ड ऑर्डर हैं, एक वर्ल्ड ऑर्डर इज प्रिस्क्राइब्ड बाय चाइना और एक वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है। तो ये ब्लॉक्स में हम नहीं जा रहे हैं, हम चूज कर रहे हैं कि हमें जो इंक्लूसिव और जो डिविडेंट और एक्विटेबल गवर्नेंस का सिस्टम है और जो हमें कनेक्टिविटी और विन विन कोऑपरेशन की बात हो रही है जहाँ से जिन क्वार्टर से, हम उसकी तरफ ज़्यादा टिल्ट कर जाए। और हम लकीली एज अ पाकिस्तानी ये देख सकते हैं कि चूँकि प्रपोज करने वाली जो पार्टी है चाइना, वो ऑलरेडी हमारी जो है वो जो टेस्टेड एक फ्रेंड है और हमारी उनके साथ बहुत पुराने जो हैं वो स्ट्रेटेजिक लॉन्ग टर्म अलायंस है। तो अब हमने चूज़ ये किया है कि वो स्ट्रेटेजिक अलायंस हम अपनी रखेंगे, वेस्ट के साथ हम ट्रांजैक्शनल रहेंगे और दोनों चीज़ों के दरमियान हम इस तरह से नेविगेट करेंगे कि हमने जो अपने जो इंटरेस्ट है उसको सिक्योर करना है, प्लस अपनी डिटरेंस को हमने इस तरह से एग्जिबिट करना है कि एज अ पीसफुल न्यूक्लियर पावर हम जो है वो इंडिविजिबल सिक्योरिटी पे यकीन रखते हैं। हमारा बिलीव नहीं है कि अगर हम सिक्योर हैं इसका मतलब ये है कि हमारा पड़ोसी, हमारा रीजन इनसिक्योर हो जाए और हम उससे बुली करने की। डॉक्टर साहब, ये बैलेंस रखना, तो ये तवाज़ुन रखना, ये आसान काम होगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मेरा सवाल भी है, वेयर आर वी स्टैंडिंग राइट नाउ। हम डोनाल्ड ट्रंप से यूनाइटेड नेशंस की साइडलाइंस पे मुलाकात का जो हवाला आपने दिया शहबाज शरीफ साहब का 25 ऑफ दिस मंथ एक्सपेक्टेड है, उधर चाइना के साथ आप स्ट्रेटेजिक अलायंस की बात कर रहे हैं। फिर हमने हाल ही में US प्रेसिडेंट का जो इंक्लिनेशन है टुवर्ड्स पाकिस्तान देखा, खासतौर पे पहलगाम और उसके बाद ये जो ऑपरेशन सिंदूर में जो कुछ हुआ, तो क्या हम ये बैलेंस मेंटेन कर पाएंगे जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं? देखिए, जो करंट हमारी स्थिति है और जो करंट हमारा मेकअप है हमारी गवर्नेंस का, उसमें तो ये स्मूथली चल रहा है। और डेफिनेटली कोई भी चीज़ जो है वो हमेशा के लिए नहीं होती। तो फ्यूचर के बारे में, जब कुर्सियां तो रहती हैं, जब कुर्सियों पे बैठने वाले लोग बदलते हैं तो कोई चेंज हो सकता है, आ सकती हो, लेकिन अभी तो ये स्मूथली चल रहा है। और कैसे चल रहा है उसमें हमें बहुत ज़्यादा फेवर अमेरिका से मिल रही है। देखिए, अमेरिका जो है, ख़ासतौर पर डोनाल्ड ट्रंप की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो इटसेल्फ फाइट कर रही है बिटवीन द पावर कॉरिडोर्स, जो कि वहाँ के एस्टेब्लिश्ड जो न्यो कॉलोनियल्स हैं, और उनकी अपनी जो एक नई साइट है जो मागा क्राउड है कि जी हम अमेरिका जो हमारे लिए पहले है और हम उसकी तरक्की चाहते हैं। हमें अगर प्रॉब्लम कहीं होगा तो वो फिर यूरोप की तरफ से होगा। यूरोप अभी भी कॉलोनियल माइंडसेट से नहीं निकला हुआ, वो अपनी हेजमनी विद द हेल्प ऑफ अमेरिका, बल्कि ये कहना चाहिए कि अमेरिका के शोल्डर्स पे बहरहाल कायम रखना चाहता है। लेकिन जो पीट हेग्सेथ और मार्को रूबियो रिसेंटली यूरोप में जो अपनी स्पीचेस दे के आए हैं, वो बाकायदा बात करके आए हैं कि अब दुनिया आने वाली जो है वो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस की बात है। हमारा अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस होगा, चाइना और रशिया का अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस होगा, और हम यूनिपोलैरिटी से मल्टीपोलैरिटी की तरफ जा रहे हैं। और हमें हर मुल्क जो है वो अपने इंटरेस्ट देखेगा। तो उनका टिल्ट तो इस तरफ है, लेकिन उनकी बहुत बड़ी फाइट है उस डीप जो रूटेड पावर कॉरिडोर से, और जो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है जिन्होंने उनको पहले टेन्योर में भी टिकने नहीं दिया, फिर दूसरे में आने नहीं दिया, और अभी भी वो उसको बहुत संभल के चल रहे हैं। तो हमें वहाँ से बहुत सपोर्ट है इस मामले में। प्लस हमारा जो स्ट्रेटेजिक एलाय है चाइना, उसकी तरफ से हमें इस चीज़ में बहुत है कि ठीक है, आप बिजनेस भी करें, आप डील्स भी करें, लेकिन कुछ जो है वो हमारी रेड लाइन्स होंगी, जैसे कि ताइवान है, तो वो उसको हम हमारी जो है वो प्री डिटरमेंट हैं। बाकी आप दुनिया में जो भी मुल्क बायलैटरली करना चाहता है वो करे। अब जैसे सऊदी अरेबिया को रोका जा सकता था, दुनिया में एक बहुत भूचाल आ सकता था कि
वेस्ट जो है जहाँ पे उनके ऑयल से इतना जो है पेट्रो डॉलर से इतना बेनिफिट उठाता है, वहाँ उनकी सिक्योरिटी अरेंजमेंट और अपनी जो वहाँ पे सिक्योरिटी आर्सनल की खरीदो फरोख्त और सारी चीज़ें शफल होंगी अब, तो वो आपको उतना चीखो पुकार नजर नहीं आया। तो इसका मतलब है कि बिहाइंड क्लोज डोर चीजें जो हैं वो खुद से संभलने में आ रही हैं कि सऊदी अरेबिया ने बहुत क्लियरली बता दिया होगा कि हमारी सिक्योरिटी जो है वो हम फील करते हैं अपने एक रिलायबल ऐसे टेस्टेड पार्टनर। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब आप मुझे ब्रेक लेने क्विकली ये बता दीजिएगा, ये स्ट्रेटेजिक वायदा जो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का हुआ है, इससे पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होने जा रहा है? क्या जैसे ये पहलगाम के बाद जो कुछ हुआ है और ऑपरेशन सिंदूर, इसमें ज़ाहिर है इंडिया की एक लेबर फोर्स सऊदी अरेबिया के अंदर भी बहुत बड़ी मार्केट है, तो क्या सऊदी अरेबिया क्लियरली फिर इसका मतलब ये पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा? सऊदी अरेबिया तो अब बाय एग्रीमेंट जो है वो बाय कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा ना। अब तो विल और उसमें तो नहीं आएगा, वो एग्रीमेंट कर चुके हुए हैं। लेकिन हमने ये देखा है कि सऊदी अरेबिया हमेशा जो है वो हमारे साथ जो है वो हर जगह पे वो खड़ा रहा है। इवन ये जो हमारे ऊपर जो प्रोवोकेशन थी, इसमें भी गल्फ सारे कंट्रीज और इवन सऊदी अरेबिया सब ने हमारा साथ दिया था। लेकिन अब जो शिफ्ट होगी उसमें ये होगी कि सऊदी अरेबिया जो है वो ग्लोबल साउथ की तरफ, चूंकि पहले थोड़ा रिलक्टेंट था ब्रिक्स का मेंबर बनने में भी, तो अब उसका शिफ्ट जो है वो ग्लोबल साउथ की तरफ ज्यादा हो जाएगा। इसको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो हमारी अलायंस विद द चाइना और चाइना की अलायंस विद द रशिया और बहुत क्लोजली निटेड पार्टनरशिप, और ये सारा कुछ जो है इससे रीजन स्टेबलाइज होगा अगर उसमें जो एक्टर्स हैं वो पाकिस्तान जैसे, जो कि किसी किस्म का अनरेस्ट चाहते भी नहीं है और कैपेसिटी रखते हैं कि वो चाहें तो यहाँ पे केओस क्रिएट कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाज़िया चीमा, माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर, हमारे साथ मौजूद थी। भी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और इम्पॉर्टेंट स्टोरी ये शेयर करेंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। आखिरकार तहरीक इंसाफ को अदालती महाज पर एक और ताज़ा हवा का झोंका मिला है, क्योंकि तहरीक इंसाफ जो शिकायत करती रही कि 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो रही, अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इन दरखास्तों पर केस की समाअत 25 सितंबर को मुकर्रर कर दी है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान इस केस की समाअत करेंगे। अब इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में बानी पीटीआई को 9 मई के मुकदमात में भी रिलीफ मिला, जब 8 मुकदमात में उनकी जमानत मंजूर हुई, और इसके बाद पीटीआई रहनुमाओं और वकला ने यह दावा किया कि अब सिर्फ 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई की जमानत मिलना रह गई है, और जैसे ये केस अदालत में समाअत के लिए मुकर्रर होगा तो बानी पीटीआई को इसमें भी रिलीफ मिल जाएगा। यानी अगर बानी पीटीआई को इस केस में जमानत मिलती है तो इसका मतलब ये होगा कि बानी पीटीआई मुकम्मल तौर पर रिहा हो जाएंगे और वो पार्टी के मामलात को फिर से संभाल सकेंगे। जाहिर है बानी पीटीआई की रिहाई तहरीक इंसाफ के लिए इसलिए भी ज़रूरी है कि इस वक्त पार्टी क़यादत के फुकदान और आपस की रंजिशों की वजह से पार्टी को सियासी नुकसान पहुंच रहा है। ऐसे में बानी पीटीआई की रिहाई तहरीक इंसाफ में कशीदगी को कम करने में मददगार साबित होगी। लेकिन सवाल यह है कि अगर बानी पीटीआई को 190 मिलियन पाउंड केस में भी जमानत मिल जाती है तो क्या तोशाखाना 2 केस में उनको गिरफ्तार किया जा सकता है? और इससे भी बढ़कर देखा जाए तो अब बानी पीटीआई के ट्विटर हैंडल को लेकर एनसीसीआई तफ्तीश कर रही है, और बानी पीटीआई पर अपने ट्विटर हैंडल के जरिए इदारों के खिलाफ मुनज़्ज़म कैंपेन और कौमी सलामती से जुड़े मामलात में खलल डालने का इल्ज़ाम लग रहा है। सियासी हलकों का मौक़िफ़ है कि ये ट्वीट्स ना सिर्फ रियासती इदारों पर बराह रास्त तनकीद के मुतरादिफ है, बल्कि कौमी सलामती पर भी गहरे असरात मुरतब कर रही हैं, वो भी ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान पहले ही दहशत गर्दी के खतरात और अफगान सरजमीन से होने वाली कार्रवाइयों का सामना कर रहा है। ऐसे में बानी पीटीआई की जानिब से TTP से मुज़ाकरात के हक़ में बयानिया तश्कील देना रियासत की मजमूई पॉलिसी और इदारों की पोजीशन को कमज़ोर करता है। पाकिस्तान ने अफगान हुकूमत को हालिया दिनों में वाज़ेह पैगाम दिया कि वो फैसला करे कि आया उसे पाकिस्तान का साथ देना या TTP का। ये पैगाम एक ऐसे वक्त में दिया गया जब सरहद पार से हमलों में इजाफा हो रहा था और पाकिस्तानी शहरियों और फोर्सेस को निशाना बनाया जा रहा था। सियासी हलकों के नज़दीक इस पस मंज़र में बानी पीटीआई का मौक़िफ़ अफगान हुकूमत को एक मुतवाज़ी पैगाम देना है, जिससे पाकिस्तान की पॉलिसी की संजीदगी पर सवालात उठ सकते हैं। इस मामले पर बात करेंगे इस वक्त सेनेटर हुमायूं मोहम्मद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। उन्होंने जो सेनेटर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बानी पीटीआई के एक्स हैंडल से जो ट्वीट हुई है हाल ही में, उसमें यूँ लगता है कि जैसे एक दफ़ा फिर रियासती पॉलिसी को चैलेंज किया गया है। रियासत अफगान तालिबान को कह रही है कि आप या तो TTP के साथ खड़े हों या फिर पाकिस्तान का साथ दें। ऐसे में TTP के साथ मुज़ाकरात की बात रियासती पॉलिसी के बिल्कुल खिलाफ नहीं है, ये मुतसादिम नहीं है उससे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये यका नाबुदो व यका नस्ताईन। देखिए इस तरह है कि अगर आप देखा जाए KP में ना तो
अवामी नेशनल पार्टी, उनका भी मौक़िफ़ आया हुआ है कि वो कहते हैं कि ये ऑपरेशंस को हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे। इसी तरीके से JUI का भी एक मौक़िफ़ है कि हम इन ऑपरेशंस को नहीं एक्सेप्ट कर रहे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी यही वो है कि इन ऑपरेशंस को हम नहीं एक्सेप्ट करें। अच्छा, ये ऑपरेशंस हम इस तरीके से नहीं एक्सेप्ट करें क्योंकि इसका जो पिछले दफ़ा का जो फॉल आउट था उसका नुकसान बड़े अरसे तक रहा है लोगों के लिए जो इंटरनली डिस्प्लेस्ड लोग थे। चूँकि जब आप इसका फुल फ्लैज ऑपरेशंस करते हैं वहाँ पे इंटरनली डिस्प्लेस्ड लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, और अगर आप ड्रोन्स और इसकी चीज़ें करते हैं उसका जो कोलैटरल डैमेज है वो अनफॉरगिवेबल हो जाता है। अब अगर आप इसको करें तो क्या अफ़गानिस्तान के साथ बातचीत होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। क्या अफगानिस्तान को ये देखना चाहिए? देखिए, वो दैट इज वन एलिमेंट। सर साहब, अफगानिस्तान से बात एक तरफ, TTP से बात दूसरी तरफ है। अब रियासत की पॉलिसी ये है कि अफगानिस्तान को एक चुनना होगा, या तो पाकिस्तान या फिर TTP। अब आप TTP से बात करने का कह रहे हैं, तो आप देखें कि पहले भी बहुत सारे मुज़ाकरात TTP से हो चुके, लेकिन जब एंगेजमेंट होती है तो उसके बाद वो ज्यादा स्ट्रांगली वापस आते हैं, जिसका हमें ज्यादा नुकसान होता है। डोंट यू थिंक सो? देखिए, मैं आपको वो चीज़ें बता सकता हूँ जिसका एक एविडेंस होता है, जिसका एविडेंस नहीं है मैं उसके बारे में कुछ कह नहीं सकता, प्रिजम्पशन नहीं कर सकता हूँ। नंबर वन, नहीं, ये एविडेंस है ना सर। मैं कता कलामी के लिए माजरत सर, जब हमने उनसे एंगेज किया उसके बाद दहशतगर्दी बढ़ी है ना सर। यार, आप मुझे बोल लेने देंगे तो मैं बोलूंगा ना सर साहब। मैं जाहिर है जो जमनी उस बात है या काउंटर है वो मैं आपको बता रहा हूँ ना, कि आप ये कह रहे हैं कि एविडेंस नहीं है इसका, तो मैं ये कह रहा हूँ कि एंगेजमेंट हुई है तो उसके बाद दे केम बैक स्ट्रांगली। अब मैं बोल लूँ सर? आप थोड़ी देर के लिए खामोश रहेंगे फिर मैं बोल लूँ, ठीक है? देखिए, अफगानिस्तान को ये कहना कि आप पाकिस्तान के साथ एंगेज करें या तालिबान के साथ एंगेज करें, दैट इज़ वन मैटर। उसमें आई एम नॉट डिस्प्यूटिंग दैट, नोबडी इज डिस्प्यूटिंग दैट। समझ आ गई? अब आ जाते हैं विद इन पाकिस्तान। वो पाकिस्तान से बाहर का एक एलिमेंट है जो अपने मुल्क से एक ग्रुप को वहाँ से वो आते हैं, जाते हैं, सपोर्ट करते हैं, या वट एवर काइंड ऑफ सपोर्ट इज कमिंग फ्रॉम देयर, उसको नलिफाई करने के लिए इट मस्ट बी सेड, और ये होना चाहिए एक चीज़। अब आ जाते हैं दूसरी बात, तालिबान के साथ आपके पास दो चॉइस हैं। या आप उनके ऊपर ऑपरेशंस करें, जो कि एक स्कूल ऑफ थॉट है, जो कि रियासत कह लें या बाकी के मुल्क कह लें, उनका स्कूल ऑफ थॉट है। जो KP के लोग हैं, जिनमें बाकी पॉलिटिकल पार्टीज भी शामिल हैं, वो कहती हैं कि ये चीज़ इस तरह नहीं होनी चाहिए, इसका तरीका कुछ और होना चाहिए। बट उनके साथ दो चीज़ें हो सकती हैं, एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस, नंबर 2 उनके साथ किसी हद तक या बातचीत या खाली इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, लेकिन ये फुल फ्लैज ऑपरेशंस जिसका इम्पैक्ट इंटरनली डिस्प्लेस्ड लोगों के, जिसका इम्पैक्ट ड्रोन अटैक्स और उसका कोलैटरल डैमेज होगा। सर साहब, अभी भी तो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस ही हो रहे हैं ना सर? सर देखिए, मेरी बात सुने ना, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस के ऊपर मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी बात हुई है कि जिस पे हम लोग कह रहे हैं कि नहीं करना। हम लोग जो फुल फ्लैज ऑपरेशंस हैं उसके खिलाफ, जो टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज, मैं अपनी नॉलेज जो मेरे अंडरस्टैंडिंग पार्टी के इंफॉर्मेशन के तहत है, मैं वो बता रहा हूँ। हम लोग फुल फ्लैज ऑपरेशंस जिसमें आप लोगों को वहाँ से निकालते, इंटरनली डिस्प्लेस करते और उस जगह के ऊपर पूरा क्रैकडाउन करते, उसके हम हक में नहीं है। ये ऑपरेशंस का अब सर साहब मेरा सवाल ले लेना। अब देखिए, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हो रहे हैं, हमारे जवान जामे शहादत नोश कर रहे हैं, एक ऐसे वक्त पे जिस वक्त बानी PTI के ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट होगी जिसमें सिपा सालार को भी तनकीद का निशाना बनाया जाएगा, रियासती पॉलिसी के भी अगेंस्ट जाएंगे, आपको लगता है कि ये प्रोडक्टिव होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बतौर पॉलिटिकल पार्टी और बानी PTI के लिए? अच्छा, मैं अब आप बिल्कुल देखिए, अब मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ। ये जो दो चीज़ें हैं, ये दो मुख्तलिफ नोयत की चीज़ें मैं जो मुझे समझ आ रही है। नंबर 1, एक है जहाँ पे हम लोग तालिबान के साथ हमारे एक इंटरनल नहीं कह रहे, एक फ़ाइट हो रही है, वो लोग दहशतगर्दी कर रहे हैं और हम उसको
कंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनको हटाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ है पाकिस्तान के अंदर जो एक पॉलिटिकल सिनेरियो जिसमें जेल के अंदर बाज़ लोग हैं, उनके ऊपर केसेस ऐसे हैं कि आप मिसाल देख लें कि तोशाखाना में जो मेन अप्रेजर है वो कहता है कि भाई ये इसमें कोई गलती नहीं हुई। जो दो मेन गवाह हैं उनमें से एक कहता नहीं है, दूसरा गवाह जो है वो जहांगीर तरीन के का पे लिस्ट पे था। जो दूसरा गवाह, अगर आप कभी उसको ट्रेस कर लें, ही यूज्ड टू वर्क एंड वॉज विद जहांगीर तरीन, ठीक है। तो अगर आप उन लोगों को देख लें, अब वहाँ पे जो चीज़ें हो रही हैं, अगर उस रेफरेंस से कोई बात होती है, उसका ताल्लुक और इन चीज़ों का ताल्लुक आपस में मिलना वो हो जाता है। वहाँ पे मैं क्रिटिसाइज़ कर सकता हूँ इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर कि यार आप लोग ये मेरे साथ ज़्यादती कर रहे हो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर हुमायूं मोहम्मद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। भी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एशिया कप में जो कुछ हो रहा है उस पर बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। पाकिस्तान ने खेल की सिफारतकारी के मैदान में एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। दरहकीकत पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने एक इंतहाई मुतनाज़ा मामले पर उसूली मौक़िफ़ अपनाया और उसे कामयाबी से मनवाया, क्योंकि पाक भारत मैच के दौरान मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट के मुतनाज़ा रवैये से न सिर्फ शायकीन क्रिकेट को मायूसी हुई, बल्कि ये मनफी रवैया पाकिस्तानी टीम के साथ इंसाफ के तकाज़ों के बरक्स भी महसूस हुआ। इस मौके पर मोहसिन नकवी ने आसाब की जंग जीती और वो किसी भी किस्म के दबाव में आए बगैर पाकिस्तान के कौमी वक़ार और खेल के उसूलों पर डट कर खड़े रहे, जिसका नतीजा ये निकला कि एंडी पाइक्राफ्ट को घुटने टेकने पड़े और उन्होंने अपनी गलती तस्लीम की और पाकिस्तानी टीम से माफ़ी मांगते हुए कहा कि जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था। अब मैच रेफरी का अपनी गलती पर शर्मिंदा होना इस बात की दलील है कि पाकिस्तान ने महज खेल में नहीं बल्कि सफारतकारी में भी एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। ये माफ़ी इसलिए भी अहम है कि खेलों में अक्सर ताकतवर ममालिक या इदारों का दबाव छोटे ममालिक पर गालिब आता है, लेकिन इस बार मामला मुख्तलिफ था। पाकिस्तान ने उसूली मौक़िफ़ पर डट कर यह साबित किया कि इंसाफ पसंदी और सच्चाई के लिए डट जाना ही असल ताकत है। ये कामयाबी सिर्फ एक खेल के फैसले की दुरुस्तगी तक महदूद नहीं, बल्कि पाकिस्तान की आलमी सतह पर साख के लिए भी तक़वियत का बाइस है। खेल में इंसाफ का हुसूल पाकिस्तान के इस मौक़िफ़ को मजबूत करता है कि चाहे कोई भी हो, गलती तस्लीम करना और माफ़ी मांगना खेल के तकद्दुस और इसके आलमी मयार के लिए नागुज़ीर है। चेयरमैन पीसीबी के इस मौक़िफ़ ने अवाम के दिल भी जीत लिए और ये पैगाम दिया कि पाकिस्तान किसी भी कीमत पर अपने वक़ार पर आँच नहीं आने देगा। चेयरमैन पीसीबी ने मैच रेफरी के माफ़ी मांगने के बाद अपने किन जज्बात का इजहार किया, ज़रा उसकी एक झलक भी आपके सामने रखता है। एक क्राइसिस चल रहा था, आपको पता है कुछ दिनों से, जब से 14 सितंबर का मैच हुआ था और उसके ऊपर हमारे मैच रेफरी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इतराज़ था। अभी कुछ थोड़ी देर पहले मैच रेफरी ने हमारे टीम मैनेजर, टीम कैप्टन और हेड कोच से माजरत की है और उन्होंने ये भी कहा है कि ऐसा वाक़या नहीं होना चाहिए था। अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान की इस दफ़ा फिर उसी तरह रखी जिस तरह कौम तवक्को कर रही थी और मुझे उम्मीद है कि आइंदा अब हम क्रिकेट पे फोकस करेंगे, इस सियासत पे नहीं। ना सिर्फ सफारती महाज पर कामयाबी समेटी है, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है जो ओपोनेंट को दिया गया है। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे एक और इम्पॉर्टेंट स्टोरी शेयर करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ ही नेशनल साइबर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम ने खबरदार किया है कि ऑनलाइन कारोबार के लिए इस्तेमाल होने वाले दो बड़े सॉफ्टवेयर एडोब कॉमर्स और मैग्नेटिव ओपन सोर्स में संगीन खामियां सामने आई हैं और इसी वजह से हैकर्स के निशाने पर हैं। इन खामियों के जरिए हैकर्स सारिफीन के चलते हुए सेशंस को हाईजैक करके अकाउंट्स पर कब्जा कर सकते हैं, जिसका मतलब यह है कि अगर कोई ऑनलाइन खरीदारी या अदायगी कर रहा हो तो हैकर्स उसकी ज़ाती मालूमात चुरा सकते हैं, लेन देन में मुदाखलत कर सकते हैं या पूरा अकाउंट हथिया सकते हैं। इस सूरत हाल से कारोबार को बराह रास्त माली नुकसान पहुंच सकता है। सबसे बड़ा खतरा अकाउंट टेक ओवर करने का है, जिसके नतीजे में अदायगियों और ऑर्डर्स का गलत इस्तेमाल मुमकिन है, जबकि ज़ाती मालूमात और कार्ड की तफसीलात लीक होने से प्राइवेसी कवानीन की खिलाफ वर्जी भी हो सकती है। इसके साथ साथ वेबसाइट्स की बंदिश और सारिफीन के एतमाद के खोने का खदशा है, जो इदारे की साख के लिए नुकसानदेह है। अब इन्हीं खामियों का फ़ायदा उठाकर हैकर्स फिशिंग जालसाजी कर सकते हैं। एडवाइजरी में इदारों को सख्ती से हिदायत की गई है कि हैकर्स से बचने के लिए फौरी इक़दामात किए जाएं, जैसा कि सॉफ्टवेयर को अपडेट करना, गैर ज़रूरी थर्ड पार्टी फीचर्स बंद करना, एडमिन अकाउंट्स के लिए मजबूत पासवर्ड और मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाना, सेशंस को महदूद रखना और मशकूक सरगर्मी पर फौरी रद्द-ए-अमल देना शामिल है। ज़ाहिर है जैसे
डिजिटल जो एडवांसमेंट है वो हो रही है, साथ ही जो उसकी काउंटर प्रोटेक्शंस हैं, हैकर से बचने के तरीक़ाकार है, वो भी उस पर अमल करना भी ज़रूरी है। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।